नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिन पहले हमने DSSB 2022 के लिए मॉक टेस्ट रखा था और जिसके लिए काफ़ी बच्चों की एंट्रीज हमें मिली। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। थोड़े समय में हम मेरिट रिलीज़ करने लगेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन बच्चे इस DSSB में अगर ऐसे ही चलते रहे तो आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि ये हार्ट है, 2 हार्ट हम बार बार बताते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हार्ट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। तो राइट साइड का जो हार्ट है, इसका जो ये चेम्बर है जिसको हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, ये पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा जो ब्लड की सप्लाई किसको करता है भाई, लंग्स को करता है। तो राइट साइड का हार्ट जो ब्लड किस में पंप करता है, आपको सबको पता है, लंग्स में पंप करता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टरीज कैरी ब्लड। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? सबको पता है आर्टरी जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या? जी, यही ऊपर वाला जो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन सारी की सारी आर्टरी जो हैं हमेशा हार्ट से दूर जाती हैं। हार्ट से क्या होती हैं भाई? दूर की तरफ में जाती हैं, तो अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। इनमें से टिश्यू लेयर कौन सी नहीं है किसी ब्लड वेसल की? ऑलरेडी डिस्कस्ड, किसी भी ब्लड वेसल की अगर हम बाहर से अंदर की तरफ में आएँ तो कौन कौन सी टिश्यू लेयर्स होती हैं? ट्यूनिका एडवेंटिसिया जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। सेकंड नंबर पर होती है ट्यूनिका मीडिया जो बीच की लेयर है, किससे बनी होती है? मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। मसल कौन सी होती है भाई? स्मूथ मसल होती है। और इनर मोस्ट लेयर जो है क्या कहते हैं उसे? ट्यूनिका इंटीमा, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर हम क्या बोल देते हैं? एंडोथीलियम भी बोल देते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टिश्यू लेयर? ट्यूनिका एडवेंटिसिया है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका कार्डिया नाम कोई सुना नहीं हमने आज तक, एंडोथीलियम सुना हमने, ट्यूनिका इंटीमा कोई बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, ट्यूनिका कार्डिया कोई लेयर नहीं होती। ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू। लेफ्ट साइड का हार्ट ब्लड कहाँ पंप करता है? अभी हमने डिस्कस किया कि राइट साइड का हार्ट किधर ब्लड पंप कर रहा है। राइट साइड का हार्ट जो है वो लंग्स को ब्लड पंप करता है, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन लेफ्ट साइड का हार्ट किसको ब्लड पंप करता है भाई? हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है ये, यानी जनरल सर्कुलेशन के लिए या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो किसको? बॉडी सिस्टम्स को। लेकिन हार्ट को भी करता है क्या? जी, हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है। हम पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जहाँ से एओर्टा निकलता है ठीक वहीं से 2 कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं डिस्टल टू एओर्टिक वाल्व, और वो हार्ट को, कोरोनरी आर्टरीज हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है किस किस को? हार्ट को भी और बॉडी सिस्टम्स को। ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्लड सप्लाई करता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम। हमने कैपिलरी रिफिल टाइम स्टडी किया है दोस्तों। कैपिलरीज वापस रिफिल होने में कितना टाइम लेती हैं, हमने एग्जाम्पल भी बताया था आपको, हमारे सेशन जाके देखिएगा कि भाई आप हैंड को प्रेस करोगे किसी पर्टिकुलर जगह से तो वहाँ से कैपिलरी से ब्लड जो है स्क्वीज आउट हो जाता है, वहाँ से ये वाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको हटा दोगे, रिमूव करोगे, कैपिलरीज अगेन रिफिल हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली लेस देन 2 सेकंड्स में रिफिल हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर ये डिले हो रहा है, मोर देन 2 सेकंड है, इसका मतलब पेशेंट जो है या तो डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है, या फिर परफ्यूजन ही क्या है? पुअर है। आई होप सबको समझ में आती हैं चीज़ें। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज मेड ऑफ। हमने स्टडी किया दोस्तों, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। अब एपिथेलियल टिश्यू भी कौन कौन सा होता है भाई? सिंपल होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। तो स्ट्रेटिफाइड तो है नहीं, सिंपल टिश्यू की लेयर से बनी होती है, और वो भी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उससे ये बनी हुई होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरी। एंड आर्टरी का हमने एग्जाम्पल बताया था कि सेंट्रल आर्टरी टू रेटिना जो है वो एक तरीके की एंड आर्टरी है, इसके अलावा कोई आर्टरी नहीं होती सप्लाई के लिए। ऐसा ही हमने डिस्कस किया एनास्टमोसिस के लिए। एनास्टमोसिस आर्टरी कौन सी होती है भाई, कौन सी होती है, सर्कुलोफिलिस या फिर आर्टेरियोसस सर्कुलोसस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एनास्टमोसिस का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द पेरिफेरल हार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट का पेरिफेरल हार्ट बॉडी का पेरिफेरल हार्ट कौन सा होता है भाई, या फिर इसको हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। हमने स्टडी किया कौन सी एक मसल होती है, सोलियस मसल, जो कि लेग्स के अंदर होती है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है भाई, ये बैक ऑफ नी से लेकर के, बैक ऑफ नी से लेकर के हील तक ये एक्सटेंड होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ एनास्टमोटिक आर्टरी इज, अभी स्टडी किया हमने कौन सी, सर्कुलस आर्टेरियोसस या सर्कुलोफिलिस भी इसको हम बोलते हैं। साइनोसॉइड्स आर कैपिलरी बेड्स ओनली फाउंड इन। देखो हमने ऑलरेडी बताया, डिस्कस किया है कि साइनोसॉइड्स एक तरीके की कैपिलरीज ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा वाइड होती हैं। एक तो इनका डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, थोड़ी सी लीकियर होती हैं, ठीक है ना। सेल्स दूर दूर होती हैं तो लीकी सेल्स के एकदम से पास में ही पड़ी होती हैं, एक तरीके से ऐसा लगती हैं। ऐसी इस तरीके की कैपिलरीज हैं। तो ये कहाँ कहाँ होती हैं, एक तो लीवर के अंदर होती हैं, एक बोन मेरो के अंदर होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लीवर के अंदर जो साइनोसॉइड्स हैं इन्हीं पर क्या पाई जाती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इनकी जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुफर सेल्स भी बोलते हैं, जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की तरह से काम करती हैं और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करती हैं। याद रखिएगा सारी बातें। कैपिलरी रिफिल टाइम इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, स्टडी किया दोस्तों डिहाइड्रेशन को देखने के लिए, आरबीसीज काउंट के लिए, ब्लड सेल काउंट के लिए नहीं, स्किन इंटीग्रिटी के लिए नहीं, पेलर के लिए नहीं, डिहाइड्रेशन के लिए। कैपेसिटेंस वेसल्स आर, कैपेसिटेंस किससे रिलेटेड भाई, कैपेसिटी से। कैपेसिटी मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेन्स जो हैं, वेन्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी लगभग 2/3 जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसका 2/3 वॉल्यूम जो है वो वेन्स के अंदर होता है, इसलिए हम इन्हें कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वेन्स को बोलते हैं। सम वेन्स ऑफ लोअर लिम्स हैव सेमिलुनार वाल्व्स, पढ़ा हमने जी। कॉन्केविटी ऑफ कस्प्स ऑफ दीज वाल्व्स आर, इनकी जो कॉन्केविटी है इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्केविटी, ठीक है। ये कॉन्केविटी जो है वो हार्ट की तरफ में होती है, इनकी किसकी साइड में होगी, टुवार्ड्स द हार्ट। वॉल ऑफ द आर्टेरियोल्स इज मेड ऑफ, हमने बताया कि आर्टेरियोल्स क्या हैं, सबसे छोटी आर्टरीज हैं ये, और इनकी वॉल जो है वो लगभग स्मूथ मसल से बनी होती हैं, लगभग स्मूथ मसल से, इलास्टिक फाइबर बहुत कम होता है, स्मूथ मसल्स ओनली। जितनी छोटी आर्टरीज उतनी ही मतलब स्मूथ मसल्स उनमें ज़्यादा, और जितनी बड़ी आर्टरी मतलब जैसे एओर्टा है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसमें केवल क्या मिलेगा आपको, इलास्टिक फाइबर मिलेगा, इलास्टिक टिश्यू मिलता है इसकी वॉल के अंदर, जो किस में हेल्प करता है, रिकोइलिंग में और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मसल्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस वेसल्स आर, भी रेजिस्टेंस वेसल्स कौन सी हैं। रेजिस्टेंस वेसल्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर्टेरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हम रेजिस्टेंस वेसल्स, क्योंकि ये केवल किससे बनी हुई हैं, स्मूथ मसल है इससे बनी हुई है, इनकी वॉल जो है स्मूथ मसल से बनी हुई है, तो इनका जो डायमीटर जो है वो इजीली कंट्रोल होता है। डायमीटर कैसे भाई, वे जो डायलेशन से या फिर कंस्ट्रिक्शन से, ये इजीली कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन कर सकती हैं। क्यों, रीजन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू बीपी, बीपी के हिसाब से, बीपी कम हुआ ज़्यादा हुआ इसके हिसाब से, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स को बोलते हैं। किसके नाम पर, किसके कहाँ से नाम पड़ा है, पीआर से, पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों, जो डायमीटर की वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है वही क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। और इस पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा एलिजिबल कौन है, आर्टेरियोल्स हैं। सोलियस मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम टू, अभी हमने डिस्कस किया, बैक ऑफ नी टू हील। डी डाइमर इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ, डी डाइमर किसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसिस के केसेज में, हमने बताया भी है ऑलरेडी। डी डाइमर जो है वो फिब्रिन, ब्लड के अंदर जो क्लोट बन जाता है, फिर ये फिब्रिनोलाइसिस जब होता है, इसका फिब्रिनोलाइसिस, तो इसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है डी डाइमर, जो कि देखा जाता है और इंडिकेट करता है, बढ़ी हुई वैल्यू इंडिकेट करती है थ्रोम्बोसिस को।
इंटरल्यूकिन 1 इज एसोसिएटेड विद, डिस्कस किया हमने, इंटरल्यूकिन 1 जो है वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। शेप ऑफ आरबीसी कैसी है भाई? शेप ऑफ आरबीसी जो है वो ऐसी हैं, डिस्क शेप की हैं, ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन दोनों साइड से क्या होती हैं, कॉनकेव होती हैं, तो बाइकॉनकेव बोलते हैं इनको। बाइकॉन्वेक्स कैसा होता है जी? इस तरीके का बाइकॉन्वेक्स होता है, तो ये बाइकॉन्वेक्स नहीं होती, बाइकॉनकेव होती हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं बनाता, क्योंकि इनके साथ तो जो बनाता है वो लूज बॉन्ड बनाता है, जहां पर जरूरत हो वहां से क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, जहां जरूरत हो वहां पर छोड़ देता है, ताकि लूज है तो इसलिए छोड़ पाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो छोड़ ही नहीं पाता ना जरूरत के हिसाब से। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। बंद कमरे में सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जला करके सो जाने से इंसान की डेथ हो जाती। क्यों? रीजन यही है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ में ज़्यादा बाइंड होती है और क्या कर लेती है, वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को इंगेज कर लेती है, आदमी की दम घुटने से डेथ हो जाती है। आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड बाई, हमें पता है इनमें से कौन डिस्ट्रॉय करता है भाई? कुफर सेल्स करती हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, कुफर सेल्स हैं, वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं लीवर में। स्प्लीन के अंदर मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सिस्टम जो है वो काम करता है। एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड इज, आयरन का एंटीडोट दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, डीफेरोक्सामिन जो है वो आयरन का एंटीडोट होता है। ए सॉल्यूशन दैट इज इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम विद बॉडी फ्लूइड्स इज सेड टू बी, यानी कि ये मान लीजिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में, दोनों के साइड में ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, तो ये फ्लूइड कैसा हो गया भाई? आइसोटोनिक फ्लूइड हो गया। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था एक, द प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द सेल्स, सोर्स पूछा है एनर्जी का सेल्स के लिए, तो सोर्स क्या होता है भाई? ग्लूकोज, ना कि मॉलिक्यूल पूछा है। द न्यूक्लियोटाइड स्टोर्स एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक वर्क, कौन स्टोर करता है भाई एनर्जी को मेटाबॉलिक वर्क के लिए? एटीपी की तरह से, एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। इट इंक्लूड द स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, लिपिड्स के अंदर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं, बताया हमने ऑलरेडी आपको। डाइसेकेराइड, सुक्रोज एक तरीके का डाइसेकेराइड है भाई। सुक्रोज का कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सुक्रोज में कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एटमिक वेट ऑफ एन एटम, एटम का एटमिक वेट किससे होता है भाई? एटम का, किसी भी एटम का ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी भी एटम का वेट जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स यस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु कॉस्ट प्राइस के 40% प्रॉफिट पर बेची जाती है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? आप देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये, और क्या करी जा रही है भाई? कॉस्ट प्राइस के 40% प्रॉफिट पर बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई? 40% बढ़ा करके बेची जा रही है, मतलब 140 हो गई सेलिंग प्राइस। अब देखिए रेशियो किसका पूछा है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ये हमेशा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो कितना भाई? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 140 100 है। सोल्व कीजिएगा, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 5, और ज़्यादा डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही भाई? 7 5 का रेशियो आ गया। एक आदमी अपनी 2 मशीनों में से हर एक को 5,23,240 रुपये में बेचता है। एक मशीन पर उसे 7% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 7% का लॉस हो गया, डील में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? हमने ऑलरेडी बताया कि कोई 2 चीज़ों को सेम प्राइस पर बेचा जाता है और एक पर सेम लॉस होता है, एक पर सेम प्रॉफिट होता है, तो ऐसे केसेज में हमेशा एक तो लॉस होगा। कितना लॉस होता है आप ये भी चीज़ समझ में लीजिएगा भाई, जो कॉमन प्रॉफिट और परसेंटेज कितना है जी? ये है कॉमन प्रॉफिट और परसेंटेज, इसको 10 से डिवाइड कीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है दोस्तों, डिवाइड कीजिएगा, 0.49 आ गया, और ये परसेंट में आएगा और ये हमेशा लॉस होगा, 0.49% लॉस। रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखिए, PQRSTUV 7 फ्रेंड्स हैं, एस वी की तुलना में भारी है। अब देखिएगा, इनका नंबर लगाइएगा,
एस वी की तुलना में भारी है, तो एस हेवी है वी की तुलना में। थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिएगा, बीच में भी कोई आ सकता है। वी पी की तुलना में भारी है, वी किससे ज़्यादा है, वी भी पी वी की तुलना में ज़्यादा भारी है, ठीक है। लेकिन क्यू की तुलना में हल्का है। कौन हल्का है भाई, वी पी की तुलना में भारी है लेकिन क्यू की तुलना में हल्का है, मतलब क्यू जो है इससे ऊपर है वी से, ठीक है। टी यू की तुलना में भारी है, अभी तो यू और टी कोई पर आया नहीं, छोड़ दीजिए एक बार इसको। आर एस की तुलना में भारी है, आर जो है वो एस की तुलना में भारी, तो आर को ऊपर रख दीजिए। लेकिन यू की तुलना में हल्का है, तो आर यू की तुलना में हल्का है, इसका मतलब यू ज़्यादा भारी है जी। आ गया ये भी। टी वाला वापस देख लीजिए, टी यू की तुलना में भारी है, टी जो है यू की तुलना में भारी है। एक चीज और बोल रहा है, एस केवल 3 व्यक्तियों से भारी है, एस जो है केवल 3 व्यक्तियों से भारी है। अब देखिए पी वी क्यू, यस जरूरत नहीं थी हमें लेकिन इसने और बता दिया। पांचवा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, अब देखिए आपसे पूछ सकता था सबसे भारी व्यक्ति कौन है, टी है। दूसरा कौन है, यू है। तीसरा कौन है, आर है। चौथा कौन है, एस है। पांचवा कौन है जी, क्यू है, ठीक है। ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो आंसर क्या आ गया भाई, क्यू, करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है भाई, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 रुपये, 660 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। कॉस्ट प्राइस किसी का 600 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या है भाई 660 रुपये। प्रॉफिट कितना हो गया जी भाई 60 रुपये का हो गया। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया जी 60। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, देखिएगा कितना हुआ भाई 10%। सही लिखा क्या जो स्टेटमेंट 1 तो एकदम करेक्ट है जी। एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो है 400 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गई भी 400 रुपये, इससे 160 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या है भाई 160 रुपये। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जी, लॉस हो गया। और कितना हुआ जी 240 रुपये का लॉस हो गया। तो भाई लॉस का परसेंटेज क्या होगा जी 240 बट्टा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, देखिएगा भाई कितना 6 चौक 24, 60% लॉस हो गया इसमें। तो इसने बोला 20%, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। केवल एक स्टेटमेंट ही सही है जी, दोनों गलत है, दोनों तो नहीं है, ना एक ना ये भी नहीं है जी, कोई एक पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। A person gets simple interest of 500 for 1 month for his deposit of 60,000 rupees. What is the rate of interest? दो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 500 रुपये। टाइम कितना दे रखा है भाई 1 मंथ। तो भाई आप देखिएगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप किस में निकालोगे, ईयर में परसेंटेज निकालोगे और ईयर में आएगी वो, ठीक है। ये तो आपसे पूछ रखा है, तो आप इसको जो है ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 1 मंथ का बता रखा है इसने 60,000 रुपये का, तो आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। ईयर में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आएगा जी 1/12 आ जाएगा, ये ईयर हो गया, ठीक है। टोटल अमाउंट मतलब डिपॉजिट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 60,000। ये लिखनी नहीं होती दोस्तों, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आर पूछ रहा है, तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 रुपये है, इंटू टाइम कितना है जी 1/12। इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 1 6 दूनी 12, 10% का इंटरेस्ट रेट हो गया दोस्तों इसके लिए। करेक्ट आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्किल्स। सर्किल का पेरीमीटर को दोस्तों क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पता होना चाहिए। और सरकमफ्रेंस की फार्मूला जो है वो 2πr होता है। तो 2 सर्किल्स हैं, तो एक C1:C2, फार्मूला क्या होता है 2πr1 कर दें, इसको 2πr2 कर दें। तो दोस्तों इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा 2π से तो 2π कट गया, मतलब R1 और R2 का रेशियो दे रखा है। एक्चुअली एक तरीके से उसने 3:4 का। क्लियर है। अब पूछ रहा है एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो पूछ रहा है आपसे। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो πr1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर जी। पाई का से पाई हमने काट दिया यहाँ पर। R1 क्या है भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। R2 क्या है भाई 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आप बोलोगे कि साहब ये तो 3 थोड़ा ना इसकी, कोई बात नहीं, इसको 3x कर दीजिएगा, ऐसे कर लेते आप। एक ही बात है भाई, एग्जाम से बहुत इजी करना है। तो ये 9x² हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। x² तो x² से कट ही जाएगा, तो 9:16 आ जाएगा, 9:16। कैसे भी कर लीजिएगा, एक बार आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वो मेरी माँ के पिता की एकमात्र पुत्री है। उस फोटो वाले व्यक्ति का महिला से क्या संबंध। अब देखिएगा, फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, महिला ने कहा। ये महिला
ठीक है जी। वह मेरी माँ, यानी महिला ने क्या बोला, मेरी माँ। माँ को, पिता को हमेशा ऊपर की लाइन में दिखाना है। समझाएंगे दोस्तों हम, इसकी माँ। पिता की भी बात करेगी, महिला के पिता की, तो इसी लाइन में आ जाएंगे, इसके पिता यहाँ पर आएंगे। हालांकि डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने लिख दिया है सही, इसका इस महिला के पिता। काट दे रहे हैं हम वापस इसको, ठीक है। अगर इस महिला के भाई बहन की बात होती तो इसका भाई जो है वो इस लाइन में आएगा। हमेशा इस तरीके से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। तो महिला ने कहा कि भाई मेरी माँ मतलब माँ यहाँ पर आ गई, के पिताजी की, माँ के भी पिताजी, तो एक लाइन और ऊपर चले गए, माँ के पिताजी की एकमात्र पुत्री। इस पिता के एकमात्र पुत्री कौन है जो साहब, इसकी एकमात्र पुत्री कोई हो सकती है जी, हो सकती है, कोई लेडीज होगी, लेकिन वो एक ही है, एक ही मतलब यही लेडी है, इसका मतलब वो वापस आ गए घूम फिर करके। उस फोटो वाली महिला व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, इसका मतलब महिला की वो माई, इसी की तो बात कर रही है वो। इस महिला ने बोला ये जो पिक में जो महिला दिख रही है वो मेरी माँ के पिता की अकेली एकमात्र बेटी है वो। इसका मतलब माँ को ऊपर दिखाया, इसके पिताजी को और ऊपर ले गए आप, फिर उनकी एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी तो इसकी माँ ही हुई वो, ठीक है, यही लेडी हुई जो इसकी बेटी है, और वो इसकी माँ है, माँ। 4 लड़के 3 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, खड़ी नहीं अभी खड़ी हैं, पर जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में खड़े हों। यदि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे के समीप खड़ी नहीं हो सकती तो अधिक से अधिक कितने लड़के एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसने बोला कि देखो 1 2 3 4 लड़के, 1 2 3 लड़कियां, हमने लिखा नहीं अभी तक कौन से लड़के हैं कौन सी लड़कियां। इसने बोला कि भी जरूरी नहीं है इसी क्रम में खड़े, हमने 7 बंदे यहाँ पर खड़े कर दिए। अब कंडीशन रख दी 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हो सकती, मतलब कि ये गर्ल इस तरीके से खड़े नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। लड़कों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम लड़के कितने साथ में खड़े हो सकते हैं, तो साहब खड़े कीजिए आप लड़कियों को। एक लड़की हमने यहाँ पर खड़ी कर दी, अब यहाँ पर तो बॉय आएगा जी, ठीक है। अब एक लड़की हमने यहाँ पर खड़ी कर दी, ठीक है जी, अब यहाँ पर बॉय आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉय लड़का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की क्यों खड़ी करें भैया हम, हमारे पास में ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, इस लड़की को एक यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, ये बॉय, 3 लड़के जो हैं मैक्सिमम एक साथ में खड़े हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि साहब यहाँ पर लड़की खड़ी कर दीजिए, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दीजिए, फिर यहाँ पर एक लड़की खड़ी कर दीजिए, लेकिन इससे तो हमने नुकसान कर लिया ना, मैक्सिमम नहीं आएगा यहाँ पर। इस कंडीशन में 2 ही लड़के खड़े हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, अब सारे लड़कों को एक साथ खड़ा कर दिया और इस लड़की को यहाँ पर खड़ा कर दिया, तो मैक्सिमम जो है 3 लड़के एक साथ में खड़े हो सकते हैं, 3। किसी कोड लैंग्वेज में आसमान को क्या बना दिया भाई, आसमान का मतलब क्या है, लंबे, क्लियर है, आसमान का मतलब लंबे। छोटे को क्या लिख दिया भाई, छोटे मीन्स रेड, लाल, ठीक है। और लाल को क्या लिख दिया भाई, लाल को लिख दिया नीले, नीले। और नीले को क्या लिख दिया भाई, सूर्य, ठीक है। लिखा है टमाटर का रंग क्या है दोस्तों, टमाटर का एक्चुअल में रंग बताइए पहले तो। टमाटर का एक्चुअल में कलर क्या होता है भाई, लाल होता है, ठीक है। लेकिन लाल को क्या लिखा हुआ, देखो इन्होंने नीले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टमाटर का कलर क्या है भाई, नीले है। अगर यहाँ पर कोई ये कह देता भाई सूरज भी लिखा हुआ रहता ना, तो कलर नहीं है वैसे वो, ठीक है ना। नीले को इन्होंने सूरज लिखा ना, तो अगर ऑप्शन में सूरज होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो टमाटर का कलर क्या है भाई यहाँ पर, नीले। यदि किसी कोड लैंग्वेज में ग्लो को ये ऐसा लिख दिया, गिव को ये लिख दिया, तो उसी भाषा में लव को क्या लिखेंगे, लिखिए देखिए दोस्तों, GLOW। जी को इन्होंने डॉलर लिखा, एल को इन्होंने हैशटैग लिख दिया, इसको @ लिख दिया, डब्ल्यू को इन्होंने परसेंटेज लिख दिया, करेक्ट है। गिव को इन्होंने क्या लिखा है, देखो आप, ये डॉलर लिख दिया, ये एक्सक्लेमेशन बना दिया, ये ऊपर का एरो वाला मैं भी नहीं पता क्या होता भाई, ये स्टार बना दिया इन्होंने। अब बोल रहा भाई लव को कैसे लिखेंगे, LOVE। एल को क्या लिखा हुआ है, देखो हैशटैग लिखा हुआ है। ओ का क्या लिखा हुआ भाई, @ लिखा हुआ है। वी को क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ई को क्या लिखा हुआ भाई, स्टार लिखा हुआ है। देखिए ये हैशटैग, ये तो नहीं है जी, हैशटैग @ ये हो गया जी, हैशटैग @ ये भी नहीं है, डॉलर वाला है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड। नोबेल प्राइज का हमने ऑलरेडी बताया दोस्तों, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, PCM ले, क्लियर है, और पीस में, ठीक है। ये पी किसके लिए था, फिजिक्स के लिए था, केमिस्ट्री के लिए था, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए था, ये लिटरेचर के लिए था, इकोनॉमिक्स के लिए था, और ये पीस के लिए था। इनमें से ये 5 जो प्राइज हैं वो तो दिए जाते हैं स्वीडन में। ये पीस वाला जो प्राइज दिया जाता है ये हमेशा नॉर्वे में दिया जाता है, हर साल मिलते हैं प्राइज, ठीक है।
तो किस में, मेडिसिन में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, स्पोर्ट्स में नहीं मिलता, लिटरेचर में मिलता है। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। रिपीटेड क्वेश्चन है DSSB का। द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, ये दोनों तरफ से जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं वो क्या होती हैं भाई, जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट करती हुई लाइन्स हैं, वो क्या बनाती हैं, ज्योग्राफिकल ग्रिड्स बनाती हैं। ग्लोब पे देखते हैं हम, मैप में देखते हैं। सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ द भारत, इंडिया का जो एम्बलम है वहां पर नीचे लिखा, आप सिक्कों पे भी देखते हो भारत के, उस पे नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। ओरिजिनल नेम वो महाभारत, महाभारत का ओरिजिनल नेम जो हो जया संहिता था। नायक पद का अन्य लिंग रूप क्या होगा भाई, अपोजिट जेंडर पूछ रहा है, इसका नायिका हो जाएगा। ये DSSB के 2013 का पेपर है भाई, जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पर, ये पार्ट 1 के। पत्रिका पद का बहुवचन क्या है, पत्रिकाएं ही होगा जी। खुशबू शब्द का अपोजिट क्या होगा, बदबू होगा। दरिद्र का विरुद्ध पद क्या है, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, तो गरीब का अपोजिट क्या होगा, अमीर। लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, देखो लिखना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया का भाववाचक संज्ञा लिखावट होता है, ठीक है ना, लिखावट। रेडियस का प्लूरल क्या है, हमने बार बार बताया भाई, हमने ऑलरेडी बताया भी, ये रेडियाई, ठीक है, ये इसका प्लूरल होता है। बैक्टीरिया का प्लूरल क्या होता है भाई, कोई पूछ ले आपसे, बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल है, इसका मतलब इसका सिंगुलर क्या है भाई, बैक्टीरियम। ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। डेटा, डेटा का प्लूरल क्या है, ये अपने आप में प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। ध्यान रखिएगा ये चीज़, आंकड़े की जिनकी बात करते हैं। पास्ट टेंस ऑफ स्ट्राइक, पास्ट टेंस क्या होता है भाई, स्ट्रक। अच्छा जी, ये 2 जगह पर सेम आ गया भाई, ये किसने, सॉरी ये गलती हुई है भाई हमसे, ये 2 जगहों पर जो स्ट्रक हमने लिख दिया है भाई इसमें। वन वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट वन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं भाई, दिष्ट। ना विश्वास करने वाले को अदिष्ट। आउट ऑफ दिस 4 वर्ड्स द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज फॉरेनर, FOREIGNER। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है भाई, डोमिसाइल आप समझते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है हमारा जो जन्म स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस है हमारा, जिसे हम बिलोंग करते हैं। तो ये था जो हमने मॉक टेस्ट 5 रखा था उसका सॉल्यूशन। और वी होप आप लोग इन डे बाय डे अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे तो 100% बेहतर होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।